नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह। आज हम चक्रव्यूह में एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहेंगे जो उद्योगपति भी है, उसके साथ समाज सेवी है, अब राजनीति में है पिछले 1.5 दशक से, जो कि छाता में 2 छत्रपों के बीच जो राजनीतिक चक्रव्यूह चलता था उससे निकालने के लिए एक तीसरा चेहरा इस समय छाता की जनता के सामने है। उस चेहरे से रूबरू कराएंगे, साथ ही तमाम जीवन की उनकी शैली पर भी प्रकाश डालेंगे और जितने आरोप अब तक उनके विरोधियों ने उन पर लगाए थे उस पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। विरोधी बड़े कटाक्ष करते हैं आप पर, तेजपाल कुछ कहते हैं, आपके और विरोधी कुछ कहते हैं, लेकिन आप छाता में जा रहे हो। चूँकि छाता की जनता, हमने जहाँ तक एनालिसिस किया, दोनों चेहरों से बड़ी ऊब सी गई है। कितना आपका चेहरा सफलता पाएगा इस पूरे घटनाक्रम में? गर्गाचार्य जी, पहले तो आपको प्रणाम जी, और आपका भी स्वागत है जी, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, छाता विधानसभा क्षेत्र में अगर माननीय अजीत सिंह, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे राष्ट्रीय महासचिव माननीय जयंत चौधरी जी ने अगर मुझे चुनाव लड़ने का आदेश दिया, अगर मैं राष्ट्रीय लोकदल से प्रत्याशी बना, तो इन लोगों को जो बरसों से चेहरे बदलकर राजनीति करते आए हैं, इन लोगों का विकल्प, बल्कि एक मजबूत विकल्प के तौर पर मैं हूँ और जनता इनको नकार चुकी है। जनता इनको पराजित करने का मूड बना चुकी है। सभी जातियों का समर्थन मेरे प्रति बहुत इसमें है। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर ये देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे बारे में कटाक्ष किए उनका मैं जवाब ये देना चाहता हूँ, अगर मेरे हाईकमान ने मुझे आदेश दिया चुनाव लड़ने का, तो माननीय तेजपाल सिंह तो इस समय मानसिकता से ग्रस्त हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक जीवन पारी समाप्त हो चुकी है। उन्होंने मेरे बारे में एक अनर्गल आरोप लगाया कि जब मैं अतरौली चुनाव लड़ने गया था तो उन्होंने बताया कि मेरी जमानत जब्त हो गई थी। मैं ठाकुर साहब से, बड़े भाई ठाकुर साहब से कहना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। 23 दिन के अंतराल पर मैंने चुनाव लड़ा छाता अतरौली विधानसभा में माननीय कल्याण सिंह जी की पुत्रवधू से। बहुत कम अंतराल से मैं चुनाव हारा, मैं 2nd नंबर पर रहा। मैं उनसे चाहता हूँ अपनी गलती को दुरुस्त कर लें और इस तरह के अनर्गल आरोप मेरे ऊपर न लगाएं। माननीय बड़े भाई लक्ष्मीनारायण चौधरी जी ने मेरे बारे में कहा कि ये अतरौली में चुनाव लड़ने गए थे, उन्होंने 2007 में ऊपर से नीचे तक मैनिपुलेट कर लिया था बसपा में, लेकिन आफ्टर ऑल टिकट मुझे मिली, इनको अतरौली भेज दिया गया। अतरौली में न तो इनका कोई रिश्तेदार था, ये खुद वहाँ के मतदाता नहीं थे। मैं उनको बता देता हूँ, मैंने वहाँ पर चुनाव लड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी की पुत्रवधू के खिलाफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे लोग तो वहाँ चुनाव भी नहीं लड़ सकते, वहाँ चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक कम समय के अंतराल पर मैं वहाँ चुनाव लड़ा और भारी वोट मुझे वहाँ की जनता ने दिए। मैं बहुत कम अंतराल से माननीय मुख्यमंत्री जी की पुत्रवधू से चुनाव हार गया। चुनाव में हारना जीतना एक वो निश्चित होता है, उनके हिस्से में जीत आई, मेरे हिस्से में आई हार। मैं माननीय लक्ष्मीनारायण चौधरी जी को भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो रणनीति है इस क्षेत्र के अंदर, 5 साल मैं रहूँगा, 5 साल तेजपाल जी रहेंगे, किसी ने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया। ये जनता जो है आपसे ऊब चुकी है, दोनों से क्या, अब एक तो राजनीति के संन्यास के पड़ाव पर ही पहुंच चुके हैं। जनता दोनों से ऊब चुकी है। आप लोगों का एक ही निश्चित यह कार्यक्रम रहा, 5 साल तू और 5 साल मैं, कभी किसी ने किसी का विरोध नहीं किया। क्षेत्र की जनता को गुमराह करके आपका एक यहाँ पर ढिंढोरा रहा, सिर्फ भ्रष्टाचार करना, लोगों को तंग करना। लोगों को तंग करने के बावजूद आप उनसे समर्थन लेते रहे, क्योंकि यहाँ पर एक मौजूद कोई विकल्प नहीं था आपके लिए। अब मैं हरीश समाज के रूप में, अगर मेरी पार्टी ने चुनाव लड़ने का आदेश दिया तो मैं विकल्प के रूप में यहाँ मौजूद हूँ और मैं नहीं, क्षेत्रीय जनता आपको पराजित करेगी। चूँकि अतरौली का सवाल आया, अतरौली में एक बड़े चेहरा
जो कि कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और कल्याण सिंह की हमने वो हवा भी देखी है जिस समय कल्याण सिंह के बिना उत्तर प्रदेश में पत्ता नहीं हिलता था। हरीश शर्मा वहाँ गए, चुनाव लड़ा, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उनके परिवार के सदस्य के खिलाफ। चुनाव माहौल था कैसा? चूंकि आप वहाँ पहली बार गए थे, पार्टी ने आपको आदेश दिया वहाँ जाने का, तो इतने बड़े चुनाव को आपने पहली बार, ये कहते हैं कि एक बड़े योद्धा से आपको लड़ा, तो कुछ गुरु तो वहाँ से भी सीख लिए होंगे राजनीति के। नहीं, राजनीतिक गुण सीखने का तो एक कारण यह है कि मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। इन सब गुणों से मैं परिचित हूँ, कहाँ पर किस तरह से और किस दिशा में काम करना है। मैं जब माननीय कल्याण सिंह जी की पुत्रवधू से चुनाव लड़ने गया, इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं अपने के अलावा किसी आदमी को जानता नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ पर चुनाव की रणनीति अपने हिसाब से बनाई। भारी संख्या में लोगों ने मुझे समर्थन दिया और मैं कम अंतराल से वहाँ पर चुनाव उनकी पुत्रवधू से हार गया। अच्छा, ऐसा क्या गुण था, ऐसा क्या मैनेजमेंट चलाया कि इतने बड़े स्तर पे आपने चुनाव रहा फिर भी मामूली अंतर से हारे? क्या था ऐसा कुछ पॉइंट वहाँ का? स्पेशल पॉइंट ये था कि जब मैं अतरौली में चुनाव लड़ने गया, तो मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ 1 मिनट का। मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि माननीय कल्याण सिंह जी का गांव कौन सा है, तो उन्होंने कहा मंडौली गांव है। तो मैंने कहा मेरी जनसभा पहले मंडौली गांव में होगी। तो मैं आपको कहने में संकोच भी नहीं करना चाहता कि अतरौली से वाहनों में करीब 400 लोग मेरे साथ मंडौली गांव में गए थे। एक जाटव परिवार ने वहाँ पर मंच लगाया था जो उनके विरोधी थे माननीय कल्याण सिंह के। जब मैं मंच पर पहुँचा तो मेरे साथ सिर्फ 100 आदमी रह गए थे, 300 लोग रास्ते से भाग गए थे। उतना भय था उनका। उस भय को दूर करने के लिए, और मैं कभी किसी से डरा नहीं आज तक, ये मेरे जीवन की शैली है, मैंने उन लोगों को एकत्रित किया। मैंने राजनीतिक विश्लेषण करते हुए माननीय कल्याण सिंह जी की धज्जियाँ उड़ाना शुरू किया। अगले दिन जब सभा उनके साड़ू साहब के गांव में हुई, उनके साड़ू साहब के दामाद मनोज लोधी जी वहाँ से प्रमुख थे, उन्होंने मुझसे फ़ोन किया कि इस क्षेत्र में सिर्फ सरकार चलती है या सिक्का चलता है तो मेरा चलता है। तो मैंने उनसे वायदा किया था कल मेरी सभा आपके गांव में होगी, अगर आपका ही सिक्का चलता है तो मेरे मंच पर आकर मेरे से बात करें। और मेरे से बात करने का मतलब बहुत बड़ा है। अगर मेरे से कोई गुंडागर्दी की बात करना चाहे या मुझे धमकाने की बात करना चाहे तो वो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उसी के ऊपर लागू होती हैं। मैंने उनको चैलेंज किया था कल सभा में आपके गांव में करूंगा, अगर मेरे से जरा भी कोई बात करने की, अनर्गल बात करने की कोशिश की तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। लोगों ने संज्ञान लिया। हरीश शर्मा अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं यहाँ से और इनका एक विकल्प बन सकते हैं, इसलिए जनता ने मुझे समर्थन दिया और मैं कम वोटों से पराजित हुआ। यहाँ आपने कई सभा की, सबसे पहले यहाँ सभा किसके यहाँ थी? तेजपाल को चुनौती या लक्ष्मी को चुनौती? नहीं, मैंने यहाँ सभा की तो सबसे पहले जब मैं 2007 में चुनाव लड़ना चाहता था तो मेरा पहला मंच बड़े भाई लक्ष्मीनारायण जी के क्षेत्र में लगा था। एक दंगल था वहाँ पर, उस दंगल में मैं मुख्य अतिथि था। मुख्य अतिथि होने के बावजूद लोगों ने मुझसे मना किया कि वहाँ पर आपको नहीं जाना है क्योंकि वो लक्ष्मीनारायण जी का क्षेत्र है। मैंने कहा मैं बड़े भाई से ही मुलाकात करना चाहता हूँ, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा जब भी तो मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए 2007 में मेरा पहला कार्यक्रम माननीय लक्ष्मीनारायण चौधरी जी के क्षेत्र में लगा था और मैं मुख्य अतिथि था, वहाँ पर मैंने कुश्ती कराई थी। अब जब मैं 2017 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, अगर मेरी हाईकमान ने मुझे आदेश दिया तो मेरी पहला कार्यक्रम इस श्रृंखला में भी सांचौली में लगा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सांचौली में मेरी 2 बार पदयात्रा हो चुकी है और मैं लक्ष्मीनारायण जी को राजनीतिक चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। 2 लोग लगातार पिछले 20, 30, 35 बरस से, 35 साल के एक अनुभवी आदमी, दोनों अगर मैं बात करूं तो दोनों को हरीश शर्मा टक्कर दे रहे हैं इस समय। वहां पे जनता का रिस्पांस है क्या? नहीं भाई गर्गाचार्य जी, आप जो कह रहे हैं कि 2 अनुभवी आदमी, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। इनका कोई अनुभव नहीं है। अगर अनुभव की बात करते हैं तो माननीय लक्ष्मीनारायण चौधरी जी का अनुभव बता देता हूँ मैं आपको। 7 विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, 3 लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं,
केवल 3 बार ये सफल हुए हैं। इनकी मार्क्स है 30%। 33% से पहले तो स्टूडेंट भी पास नहीं होता, तो राजनीति में फेल हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई लक्ष्मी नारायण जी ने कोई ऐसा दल नहीं छोड़ा जिसकी सोबान बढ़ाई हो। बीकेडी एक दल हुआ करती थी हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह जी की, उससे लड़े, ये लोकदल से लड़े, ये कांग्रेस से लड़े, ये जनता दल से लड़े, ये बहुजन समाज पार्टी से लड़े। अब ये भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ाने को तैयार हैं। लेकिन मैं आपकी एक खबरों के लिए बता देना चाहता हूँ कि सारा संगठन भारतीय जनता पार्टी का, सभी कार्यकर्ता, सभी लोग इनकी खिलाफत कर रहे हैं कि इनको टिकट न मिले। लेकिन मैं हरीश शर्मा दाऊ जी महाराज से रोज़ प्रार्थना करता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले तो चौधरी लक्ष्मी नारायण को मिले, क्योंकि मैं चुनाव उन्हीं से लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, बड़ी चीज़ है, क्योंकि तेजपाल जी का इंटरव्यू मैंने किया, लक्ष्मी नारायण जी मेरे शो में थे और आप हैं। वो लोग नेगेटिव राजनीति करते हैं और आप उनकी पॉजिटिव राजनीति के लिए दाऊ जी महाराज से दुआ भी करते हैं। नहीं, मैं दुआ इसलिए कर रहा हूँ कि उनके सभी लोग नेगेटिविटी में, तो कोई आदमी तो पॉजिटिव में बोले। मेरे बड़े भाई हैं, मेरा राजनीतिक विरोध है उनसे, मेरा उनसे ऐसा कोई विरोध नहीं है। तो मैं चाहता हूँ टिकट उनको मिले, क्यों मैं चुनाव उन्हीं से लड़ना चाहता हूँ। आपके बहुत से पत्रकार बंधु जो हैं मेरे से कह चुके हैं कि माननीय लक्ष्मी नारायण जी इस क्षेत्र के बड़े खांटी नेता हैं। खांटी शब्द मैं भी नहीं समझ पाया आज तक। मैंने कहा भैया खांटी क्या होता है, मैं भी गाँव का ही रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा बड़े दिग्गज नेता हैं। तो मैंने कहा मेरा भी मन है मैं दिग्गज नेता से चुनाव लड़ूं और उनको मैं निश्चित ही पराजित करूंगा। ये संकल्प के साथ आपसे कहना चाहता हूं, माननीय लक्ष्मी नारायण जी का चुनाव अगर मेरे से हुआ तो मैं नहीं, जनता ही इनको पराजित कर देगी। जनता में इतना आक्रोश है इन दोनों के प्रति। भाई तेजपाल जी का नाम तो मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि वो तो राजनीति से बाहर हो चुके हैं, राजनीति ने उनको मुक्त कर दिया है, तो उनका बार बार नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। माननीय लक्ष्मी नारायण जी अगर बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो जनता ही इनको चुनाव हरा देगी। इन्होंने एक विश्लेषण दिया था आपको, आपके इंटरव्यू में मैं देख रहा था उसको, कि जाट समुदाय हमारे साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 125 पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव है। जितने भी जाट नेता हैं, सामाजिक जाट नेता हैं या राजनीतिक जाट नेता हैं, 125 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के वोटों का बहिष्कार करने के लिए सभी पूरी जाति से अपील कर रहे हैं। 23 तारीख से यात्रा चल रही है। तो ये तो निश्चित है कि जाटों का, ये कहते हैं कि जाट लोग हमें वोट देंगे, तो जाट लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकनी होगी। वही ठोकेंगे जाट नेता ही, और जाट समुदाय जो है भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने को तैयार है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपके इंटरव्यू में माननीय लक्ष्मी नारायण जी कह रहे थे कि करीब 90,000 वोटों से हेमा मालिनी छाता विधानसभा क्षेत्र से जीती थी। मैं दावा कर रहा हूँ आपसे, अगर चुनाव मेरे साथ हुआ या किसी और के साथ भी होगा, राष्ट्रीय लोकदल के किसी आदमी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी 45,000 से 45,001 वोट भी नहीं ले पाएगी। सीट पक्की है या भी कुछ और चल रहा है? नहीं, सीट पक्की है या नहीं इसका मैं कह नहीं सकता हूँ। ये तो मेरी हाईकमान मुझे आदेश देगी तो मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी हो सकता हूँ। अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया तो मैं राष्ट्रीय लोकदल के लिए काम करूँगा। और मैंने ये राष्ट्रीय लोकदल के लिए काम करने के लिए अपने सभी जो टिकट की लाइन में मेरे भाई लोग, उनसे मैंने बोला है कि मैं आपको 20 लाख रुपए नगद दूंगा, जो भी चुनाव लड़ेगा 2 बोलेरो गाड़ी आपके नाम से खरीद के दूंगा और आपका साथ दूंगा मैं। अच्छा, क्योंकि आप एक उद्योगपति थे, उसके बाद राजनीति की तरफ आना, समाज सेवा की तरफ आना, ऑब्जेक्टिव है क्या? इसका मैं गर्गाचार्य जी आपको बताना चाहता हूँ, मैं उद्योगपति था, ये वर्ड ही आपका गलत है। मैं उद्योगपति हूँ, थाने में आज भी हूँ। बेटे संभालते हैं सर? मेरे बेटे काम संभालते हैं। मेरे बड़े बेटे का बहुत बड़ा कारोबार है जिसकी मैं आपको यहाँ गणना नहीं करना चाहता। मेरे छोटे बेटे का बहुत बड़ा कारोबार है, उसको भी नहीं बताना चाहता। मैं राजनीति में इसलिए आना चाहता हूँ, मैं समाज सेवा पिछले 11 साल से कर रहा हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे रिटायरमेंट दे दिया है, सरकार जैसे रिटायरमेंट दे। उन्होंने कहा है कि धन
खर्च करना है वो हम कमाते हैं। आपने बहुत कुछ हमारे लिए किया है, आप समाज सेवा करें। राजनीति ही समाज सेवा का एक सबसे बढ़िया माध्यम है, इसलिए मैं राजनीति करना चाहता हूँ। एक सफल उद्योगपति एक सफल राजनेता तक का सफ़र क्या तय कर पाएगा? ये मेरा संकल्प है और मेरी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। भगवान दाऊ जी का अनन्य भक्त होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आज तक जिस काम में हाथ डाला है वो मैं उसमें समर्थ रहा हूँ और मेरा संकल्प पूरा हुआ है। अगर आप मुझसे उदाहरण करें कि आप माननीय कल्याण सिंह जी से कैसे चुनाव हार गए, वो एक मेरा पहला चुनाव था। चुनाव हारा ज़रूर, लेकिन बहुत बड़ी टक्कर मैंने उनको दी। मैं आपको एक उदाहरण और बताना चाहता हूँ। हाथरस ज़िले के अंदर मेरा गांव पड़ता है। ये लोग जो बाहरी बताते हैं ना मुझे, मैं हाथरस ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरे गांव की 1/3 ज़मीन डिस्ट्रिक्ट मथुरा में लिखा पड़ी होती है, बॉर्डर का गांव है। हाथरस ज़िले के अंदर मेरी पत्नी जो है अकेली निर्विरोध प्रधान है। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र में कैसा वजूद है। मैं लोगों के चरण छूना जानता हूँ। मेरा काम केवल बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना और अपने साथियों के सहयोग से मैं आगे बढ़ता हूँ। उसका कारण है कि हाथरस ज़िले में मेरी पत्नी अकेली निर्विरोध प्रधान है। मैं आपको छाता क्षेत्र की भी बताना चाहता हूँ। छाता क्षेत्र के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है। चरण छूने की स्पेशलिटी मेरे पास है, भावुकता से मैं सम्मान करता हूँ लोगों का। कोई भी बड़ा मुझसे मिलता है मैं उसके चरण छूता हूँ। लोग मना करें मैं जब भी चरण छूता हूँ। सभी लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, सभी जातियों का मेरे साथ आशीर्वाद है, सभी युवाओं का मेरे साथ सहयोग है। इन लोगों ने क्या किया काम यहाँ पर, लोगों को जो लोग सीधे साधे हैं धारा 307, धारा 308, धारा 376 में अवैध रूप से उन लोगों को जेल भिजवाया। परिवार के परिवार इन्होंने नष्ट कर दिए। उनका परिणाम 2017 के चुनाव में इनको भुगतना ही होगा और इनको पराजित निश्चित होना ही पड़ेगा। अच्छा, अंकगणित है क्या हरीश शर्मा की डिक्शनरी में? क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा है। मैं जो सवाल सोचता हूँ आप पहले उसका जवाब दे देते हो। बड़ा धर्म संकट आपने पैदा कर दिया हम लोगों के सामने। तो अब इसमें अंकगणित है क्या? ऑब्जर्वेशन अंकगणित का कैसे कर पाएंगे आप लोग ये छाता विधानसभा का? मैं आपको बताना चाहता हूँ 45-46 हज़ार यहाँ पर ब्राह्मण हैं जी। करीब आधे ब्राह्मण 22-23 हज़ार आदिगौड़ आदिवासी ब्राह्मण हैं, वो मेरे वंशज हैं। इसमें कहने में कोई संकोच भी नहीं है। मैं उनका बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ। वो पूरे ब्राह्मण समाज में कहीं भी सुई छिदने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने उनके लिए बहुत काम किया है, उनके लिए बहुत कुर्बानी भी दी है मैंने। मैं रात के 2-2 बजे उनके लिए थाने सड़कों पर खड़ा रहा हूँ। दूसरे जो ब्राह्मण लोग हैं, मैं दूसरे और तीसरे ब्राह्मण किसी को मानता ही नहीं, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं। मैं आदिगौड़ आदिवासी वंशज होने के बावजूद मेरे दोनों बच्चे दूसरे ब्राह्मणों में आए हैं। एक गौड़ ब्राह्मणों में आए हैं, एक भारद्वाज में। मेरी बेटी असनाट ब्राह्मणों में आई है। मैं उस मिथक को भी तोड़ चुका हूँ कि मैं आदिवासी ब्राह्मण हूँ या मैं सब ब्राह्मणों में। उसका एक उदाहरण बता देता हूँ। मैं सर्व ब्राह्मण राष्ट्रीय परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मैं अखिल भारतीय सौभरे ब्राह्मण संघ का राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक भी हूँ। तो मेरे लिए तो सब ब्राह्मण एक हैं। ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण का भाई होने के नाते ब्राह्मणों का समर्थन मेरे साथ है। मैं राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट हो सकता हूँ अगर मुझे हाईकमान ने आदेश दिया, तो उसके हिसाब से राष्ट्रीय लोकदल की जो कम्युनिटी है, जाट समुदाय, वो मेरे साथ है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो 90,000 से हेमा मालिनी जीती थी, जो कैंडिडेट लगा उसको 45,000 से नीचे सिमट जाए, 45,000 एक वोट नहीं मिलेंगे। वो कम्युनिटी मेरे साथ है, मन से साथ है, जन बल धन से मेरे साथ है। तीसरी कम्युनिटी है मुस्लिम, जो बहुत बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में रहते हैं। वो नैतिक रूप से राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी अपने साथ गिनाती है उन वोटों। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे साथ हैं, इसलिए कांग्रेस का इस समय उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5% वोट है। अब कौन कौन उनके साथ हैं मैं उस पर कहना नहीं चाहता। राष्ट्रीय लोकदल के साथ छाता विधानसभा के सभी मुस्लिम भाई साथ हैं हमारे। अगर मेरी बात करें तो मेरे पास 3 गणित में ब्राह्मण का बेटा और भाई हूँ। ब्राह्मण समाज का पूर्ण समर्थन मेरे पास है। जाट समुदाय का पूर्ण समर्थन मेरे साथ इसलिए कि मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी हो सकता हूँ।
मुस्लिम समाज का इसलिए मुझे समर्थन है कि राष्ट्रीय लोकदल से उनकी नैतिकता से वो बंधे हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं उससे शुरू से। एक और चीज़ आती है, मनोज चतुर्वेदी जो मनोज पाठक लिखने लग गए हैं, अब उन्होंने और ऑब्जर्वेशन उसमें कर दिया, पंडित मनोज पाठक कर दिया और आप हरीश शर्मा, दो ब्राह्मण हैं, क्या रहेगा दोनों का आंकड़ा? कि मनोज पाठक यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं पिछले 15-20 साल से इसी क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। ये चौबे हैं, ये कोई ब्राह्मण नहीं है। जनता को बरगलाना आज के समय में बड़ा मुश्किल है। इनके उद्योग धंधे जो लगे हुए हैं, उन उद्योग धंधों का आप बड़े महान पत्रकार बंधु हैं, आप चैनल चलाते हैं तो आपको पता होगा कैसे हैं। कई हजार करोड़ रुपए सरकार का इन पे लोन है, कई 100 करोड़ रुपए लोन होने के बावजूद जनता का बहुत बड़ा लोन है। मंडी के लोगों ने ढूंढते हैं कहाँ पर, ये मिलते नहीं है। अपनी विरासत बचाने के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए ये राजनीति में आए हैं। बाकी इनका राजनीति में कोई विश्लेषण करूँ तो मुझे उचित भी नहीं लगता है इनके बारे में कुछ बोलना, मैं बोलना भी नहीं चाहता। कुछ लोग कहते हैं कुछ जगहों में इनकी टिकट फाइनल हुई है, चूँकि अब तक अखिलेश यादव के साथ गलवैया होती थी। कुछ लोग कहते हैं कि साहब व्यापार बचाने के लिए है, चूँकि आप भी उद्योगपति हैं, बड़ा मुश्किल होता है कि सत्ता बदलने के साथ व्यापार को शिफ्टिंग करना, उसके साथ मेल मिलाप करना। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको मेरी तुलना भाई मनोज जी से न करें। नहीं, मैंने तुलना नहीं की, मैंने बतौर उद्योगपति मैं उनको उद्योगपति लाइन में भी उनसे तुलना नहीं करना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़ा कारोबार अपने जीवन में किया है और दाऊ बाबा की इतनी असीम कृपा रही है कि शायद मेरे पूर्वजों ने तो नहीं सोचा होगा, मैंने भी नहीं सोचा था। जो आशीर्वाद उनका मुझे मिला हुआ है, उसके बावजूद मैं आपको बताता हूँ, इतना बड़ा कारोबार करने के बावजूद पूरे हिंदुस्तान में मेरे और मेरे परिवार के नाम कोई FIR नहीं है। ये आप विश्लेषण कर सकते हैं। अगर कहीं से भी मेरे और मेरे परिवार के नाम कोई एक FIR ला दे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। आप मनोज जी के बारे में जो बात करना चाहते हैं, उनके FIR के कॉलम ही शायद छोटे पड़ गए होंगे। ED भी उनको ढूंढ रही है। ED ने उनके खिलाफ अब प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर ली है। ज़्यादा विश्लेषण तो मैं नहीं कर सकता, मैं उनका अकाउंटेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा है कि 1300 करोड़ रुपए बैंकों का लोन है। चुनाव तो जब लड़ेंगे जब ED वाले निर्णय देंगे उनको। ED वाले उन्हें ढूंढ रहे हो हैं कहाँ, लेकिन ED वालों को मिल नहीं रहे वो। क्यों? कभी कुर्ता पहन लेते हैं, कभी पैंट शर्ट पहन लेते हैं, तो ED वाले पहचान नहीं पा रहे उनको। अच्छा, ED वाले को पहचान नहीं। अच्छा, आप क्षेत्र में गए होंगे, बड़ी दुविधा है, मंत्री भी रहे पिछली बार, सरकार भी उनकी रही, लेकिन सड़कें नहीं बनी। कहीं भी चले जाइए आप, छोटे गांव की बात छोड़ दो, मेन जो लिंक रोड है वो सब खराब पड़े हुए हैं। पब्लिक आपसे आस क्या करती है? पब्लिक से आपकी, क्योंकि आप क्षेत्र में जा रहे हो, बहू फ्रंट टू फेस टॉक भी हो रही होगी उन लोगों के साथ, तो बिजली पानी ये मुद्दे हैं या कुछ और कोई खास मुद्दा निकल के आ रहा है जनता का? नहीं, बिजली पानी का मुद्दा है, उससे एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे विधानसभा छाता क्षेत्र में है। एक शुगर मिल होता था जी, छाता शुगर होता था, बिल्कुल सही कहा। मैं इसलिए होता था कह रहा हूँ, पूरे क्षेत्र के किसानों की एक आस थी वो, जिसके बलबूते किसान खुशहाल था। इस पूरे क्षेत्र में हरियाली का वो रहता था पैगाम, ईखों की बहुत आस होती थी, बड़े लोग सुखी थे। गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा लागत नहीं होती है और बहुत अच्छा पैसा मिलता था। इन दोनों महारथियों ने जो 35 साल से अपने चेहरों की अदला बदली कर रहे हैं, इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए शुगर मिल को बंद करा दिया। मेरी पहली प्राथमिकता होगी, अगर मैं चुनाव लड़ा और जीता तो इस शुगर मिल को मैं चालू कराऊंगा। इसके लिए मुझे रोड से लेकर गलियों से लेकर संघर्ष करना पड़े, मुझे कितने भी लाठी डंडे खाने पड़े स्वयं को, लेकिन इसको मैं चालू करा के रहूँगा। आप सड़क की बात कर रहे हो तो मैं पूरे क्षेत्र में अब नहीं घूम रहा, मैं 11 साल से पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ। सड़कों की दुर्दशा नहीं है, सड़क है ही नहीं, क्योंकि जो सड़क इन लोगों ने अपने कोटे से बनवाई है उन पर कोलतार की जगह काला तेल डलवाते हैं, जो 15 दिन में टूट जाती है। काला तेल इसलिए डलवाते हैं कि उनको 2 फायदे हैं, ये काले तेल का व्यवसाय करते हैं और वहाँ यूज हो जाता है, तो आवक और जावक दोनों में इनको धन मिलता है। धन कमाने का इनका एक और तरीका है। बिजली पानी की बात करें तो बिजली तो यहाँ आती नहीं है। पानी के 2 कारण हैं यहाँ पर, जहाँ किसानों को पानी की आवश्यकता है वहाँ बम्माओं का पानी पहुँचता ही नहीं,
और जहाँ किसानों को आस्था नहीं है, उनकी खेती में पानी भरा हुआ है, उसकी निकासी नहीं है, किसान दोनों तरफ से मर रहा है। जहाँ पानी की ज़रूरत है पानी नहीं आ रहा, जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है पानी भरा हुआ है। सड़कों की दुर्दशा है, पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। किसान जो हैं, किसान बहुल क्षेत्र है हमारा, किसानों की इतनी दुर्दशा है कि वो रोड पर चल नहीं सकते, पानी उनके लिए है नहीं, बिजली उनके लिए है नहीं। उसमें एक चीज़ उनके लिए है, अगर कहीं थोड़ा बहुत धन कमा लें वो किसी तरीके से, बड़े अभाव में जी रहा है विधानसभा छाता का किसान जो है, तो उस धन को ये लूट लेते हैं। ये कहते हैं भाई फलाने के उस पर 2 लाख के धान बिक गए, इस पर 307 लगवा देते हैं हम। वो 307 लगवा देते हैं, पुलिस से साठ गांठ करके उसके धन को खा लेते हैं। इनका मेन उद्योग धंधा यही है। इन्होंने कोठियाँ बना ली, इनके पेट्रोल पंप चल रहे हैं, इनकी गैस एजेंसी चल रही है, इनके स्कूल चल रहे हैं। कहाँ से बने ये? जनता इनसे जवाब मांगेगी। अब इनसे जनता अब जवाब इसलिए मांगेगी कि मैं हूँ यहाँ पर, मैंने जनता को बताया है, जनता इनसे जवाब मांगने को तैयार है। वोट तो बाद में देगी, पहले इनको जवाब मांगेगी कि ये धन आपके आया कहाँ से। अगर मेरी बात करें तो आज जिस तरह से ये संपन्न बने हैं जनता के धन को लूटने के बाद, उतना संपन्न तो दाऊ जी कृपा से मैं आज वैसे भी हूँ। मैं इस क्षेत्र में लूटमार करने के लिए नहीं आया। इस क्षेत्र में मेरी एक ही प्राथमिकता होगी, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का और युवाओं का भला करना। युवा हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं है। युवाओं को रोज़गार दिलाने की मैं पहल करूँगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया जो यहाँ पर चलाएगा उसको हमारे युवाओं को रोज़गार देना होगा, ये हमारी शर्त होगी। पहले अगर तो हमारे रोज़गार नहीं दे रहे। वालों से बात हुई थी, क्योंकि छाता जो विधानसभा है उसमें बड़ा औद्योगिक एरिया है। कम ओनर कहते हैं कि बहुत वसूली के लिए आ जाते हैं, कभी ये कभी वो। तो क्या इसके खिलाफ भी हरीश शर्मा कुछ स्ट्राइक करेंगे? आप जो चौथ वसूली की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चौथ वसूली के लिए आ जाते हैं, ये सेंटेंस अब बदल चुका है। चौथ वसूली के लिए आ जाते थे, अब इनको चौथ वसूली कोई नहीं देता। एक समय था जब ये रास्ते पे चलते थे कहीं होकर, तो उनके पीछे आधे किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी। वो मिथक टूट चुका है। जब ये रोड पर निकलते तो उनके साथ 10 आदमी नहीं होते, तो उन्हें चौथ कौन देगा? अब चौथ लेते थे, अब उनको कोई चौथ नहीं देता है। और मेरा जैसा जुझारू सामाजिक आदमी यहाँ पर मौजूद है, तो चौथ क्या है? चौथ से छोटी भी चीज़ नहीं मांग सकते उनसे। उनका मैं उद्योगपतियों का पूरा सहयोग करूँगा, लेकिन उनसे मैं वार्ता करके सुनिश्चित करूँगा, अगर आप उद्योग धंधा हमारे क्षेत्र में चलाते हैं तो हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों को, युवाओं को आपके यहाँ रोज़गार मिलना चाहिए। ये मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना भी होगी और उनसे संघर्ष भी होगा मेरा। रोज़गार के लिए मैं लड़ूंगा। जब हमारे युवा बेरोजगार हैं तो उनको रोज़गार आप दो। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने बेरोजगार युवाओं को रोज़गार तो दिलवाया नहीं, उनको षड्यंत्र और साजिश के तहत अपराधी बनाने का पूरा काम किया है। परिवार उन्होंने नष्ट कर दिए। मैं गांव जा रहा हूँ, वहाँ पर लोग एक ही बात कहते हैं कि अगर अब के कोई विकल्प आया है तो हरीश शर्मा के रूप में आया है। और लोग कहते हैं भैया अगर तेरी टिकट हो गई, वो तो हाईकमान के ऊपर निर्भर है, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो हरीश शर्मा तेरे विजयी तिलक हमने आज से ही लगा दिया है। इन लोगों की पराजय की पटकथा लिखी जा चुकी है। चूँकि छाता शुगर मिल का जिक्र आया, पिछली बार मैंने 2012 का विधानसभा चुनाव कवर किया, तो रालोद के जो विधायक थे तेजपाल सिंह, वो कहते थे कि मैं सड़कों पे जाऊंगा, मिल चालू होगी। उसके बाद जब अभी मेरे इंटरव्यू में थे, मैंने कहा पूरा टाइम हो गया, आप मिल चालू नहीं कर पाए, कि जनता में के बीच में जाओगे तो चेहरा छुपाने में थोड़ी सी शर्म आएगी कि नहीं, क्योंकि उसी पार्टी से अब आप चुनाव लड़ेंगे। तो क्या जनता ने कभी आपसे ये सवाल नहीं पूछा? सब पिछले वाले भी ये कह के गए थे, इस बार हुआ नहीं, आप कैसे करोगे? इस तरीके कोई सवाल आता आया हो? नहीं, आपका प्रश्न जो बिल्कुल जायज़ है। उनसे आपने क्वेश्चन किया कि आप जनता के बीच जाओगे तो आपको चेहरा छुपाना पड़ेगा। तो माननीय तेजपाल जी को चेहरा छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि राजनीति से विकृत हो चुके हैं। वो उनका सफलनामा लिखा जा चुका है, वो अब घर बैठेंगे। तो जब जाएंगे नहीं तो उनसे मतदाता पूछेगा क्यों? मेरे से पूछ सकता है। अगर मेरी हाईकमान ने आदेश दिया चुनाव लड़ने का, तो मुझसे पूछ सकते हैं कि आपसे पहले भी राष्ट्रीय लोकदल के विधायक थे और आप उसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं,
तो इस क्षेत्र की जनता मेरे बारे में जानती है। मैं गर्गाचार्य जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल से कोई भी राजनीतिक पद मेरे पास न होने के बावजूद 3 से 4 करोड़ रुपए जनता की सेवा के लिए मैं खर्च विधानसभा छात्रा में कर चुका हूँ। उसकी कहो तो मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ। गांव-गांव में मैंने मंदिरों का निर्माण कराया, वो मेरा शौक़ है, क्यों मैं दाऊ जी महाराज का भक्त हूँ। मैंने स्कूलों में निर्माण कराए, लोगों की सुविधा के लिए काम करना ये मेरा शौक़ है। जब मैं बगैर किसी काम के, मुझे कोई सरकार से निधि नहीं मिल रही, मैं कोई सरकार से संलग्न नहीं हूँ कहीं, जब मैं 3-4 करोड़ रुपए खर्च कर सकता हूँ तो लोगों को मेरी बातों पर विश्वास है। अगर मैं कह रहा हूँ छाता शुगर मिल को चालू करा दूंगा, अगर छाता शुगर मिल को चालू कराने के लिए हरीश शर्मा को इतने डंडे खाने पड़े कि हरीश शर्मा की हड्डी भी टूट जाए, अगर एक हड्डी भी बाकी रहेगी तो इस छाता मिल को चालू करा के रहूँगा। अच्छा, 2017 का विजन है क्या इस चैनल के, इस कार्यक्रम, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर है ये शो, लोग जनता देखेगी आपकी, तो उन जनता को चैनल के माध्यम से 2017 का हरीश शर्मा का विजन है क्या? 2017 का मेरा विजन है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, अगर मुझे हाईकमान ने आदेश दिया मैं यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी हो सकता हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं निश्चित ही विजयी होऊंगा यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों के कारनामों से जनता ऊब चुकी है, दोनों के से। अब दोनों के क्या, एक का तो नाम लेना ही बेकार है। इसके बावजूद जब मैं यहाँ से विजयी हो जाऊंगा तो मेरा एक ही संदेश होगा यहाँ पर, एक ही काम होगा, बुजुर्गों को, माताओं को और बहनों को, इन सब की चरण वंदना करने के बाद इनको सम्मान दिलाऊंगा। मैं बेरोजगार युवाओं को मैं रोजगार दिलाऊंगा, बिजली, पानी, सड़कों के लिए मैं संघर्ष करूंगा, इन कामों को पूरा कराऊंगा। और मेरी प्राथमिकता में किसानों की खुशहाली के लिए छाता शुगर मिल पहले रहेगी। मैं आपसे वायदा करता हूं, जो सम्मान खो चुके हैं लोग यहाँ के, उस सम्मान को मैं वापस लाऊंगा। अपराधीकरण से मुक्ति दिलाऊंगा, जो अपराध झूठे लादे जाते हैं लोगों पर, उसको मैं वायदा करता हूँ मेरे विधायक होने के बाद किसी भी थाने में किसी भी आदमी के नाम कोई गलत धारा में मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ये मेरा संघर्ष रहेगा और ये मेरा वायदा भी आपसे। मैं सब लोगों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ूंगा, सबसे मैं आशीर्वाद लेके उनको सम्मान देने का मेरा काम रहेगा और उनके साथ में मेरा काम यहाँ पर विकास का रहेगा। मेरी लड़ाई भी यहाँ विकास और विनाश के बीच है। विनाश तो इन लोगों ने 35 साल से क्षेत्र का कर ही दिया है, उस विनाश को विकास में परिवर्तित करना ये मेरी पहल होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कार्य में संकल्प के साथ में सक्षम रहूँगा। अच्छा, तेजपाल और लक्ष्मीनारायण दोनों से मैंने सवाल पूछा, बड़ा लंबा टाइम हो गया, संन्यास कब लोगे? क्या हरीश शर्मा दोनों को अब संन्यास की प्रतिक्रिया तक पहुँचाएंगे? नहीं, मैं नहीं पहुँचा रहा दोनों को संन्यास की प्रतिक्रिया तक। बड़े भाई तेजपाल जी को तो उनके विजन के हिसाब से, उनके क्या कार्यक्रम रहे, उससे संन्यास मिल चुका है, तो उनको संन्यास दिलाने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो संन्यास मिल चुका है। बड़े भाई लक्ष्मीनारायण जी चुनाव लड़ेंगे, मुझे पता है वो लड़ेंगे, तो उनकी उम्र का भी हिसाब है कि अगर अब के चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पराजय निश्चित है, तो वो भी संन्यास की ओर अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन मैं जब चुनाव क्षेत्र में यहाँ पर आया था चुनाव लड़ने के मूड से, अगर हाईकमान ने मुझे आदेश दिया तो मैं इन दोनों के लिए एक स्वापा लेके आया था कि इन दोनों को अब के विदाई समारोह में कर दूंगा। लेकिन एक तो स्वापा मेरा रखा ही रह गया, निश्चित तौर पर बड़े भाई लक्ष्मीनारायण को विदाई समारोह में कर दूंगा यहाँ से राजनीति से, और इनको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। और अगर मेरी हाईकमान ने आदेश दिया तो निश्चित ही मैं यहाँ से विधायक होऊंगा राष्ट्रीय लोकदल का। जी, ये थे हमारे साथ हरीश शर्मा। चूँकि राजनीति के जितने लोगों का इंटरव्यू आपने देखा होगा वो कैरी फॉरवर्ड, डायरेक्ट टू डायरेक्ट सवाल का जवाब देते नहीं हैं, लेकिन इस बार इस शो में हमें सारे सवालों के बड़े सीधे से जवाब मिले। अब देखना ये होगा कि 2017 का समीकरण कहाँ जाता है। क्या जनता अपने जो 2 चेहरों से पीड़ित थी, क्या तीसरा नया चेहरा आ पाता है? ये सवाल का जवाब भविष्य के गर्त में होगा। इस शो में फिलहाल इतना ही। आगे देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार 24।
मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मीडिया का एक महारथी जो समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे छिप नहीं सका राजनीतिक नेताओं के दिल का हाल। जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए चक्रव्यूह विवेक गर्गाचार्य के साथ शनिवार व रविवार रात 8 बजे सिर्फ समाचार 24 पर। टीवी की